हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल डीएनएस सेमेस्टर एग्जाम्स में। बच्चों, आज हम लोग बीएससी थर्ड सेमेस्टर में यूनिट थर्ड स्टार्ट करने वाले हैं और आज ये पहला लेक्चर है जो सभी के सामने जा रहा है। बॉटनी में यूनिट थर्ड के अंदर जो टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे ये है फैमिली रेनिनकुलेसी। बच्चों, ये जो यूनिट थर्ड आज से मैं शुरू कर रही हूँ ना, इसके कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स के वीडियोस आपको यूट्यूब पर मिलते रहेंगे। अब अगर आपको इस यूनिट को समझना है तो आपको कुछ बेसिक जानकारी इस के बारे में होनी चाहिए कि फैमिली के बारे में हम कैसे लिखते हैं, क्या इंफॉर्मेशन है जो हर फैमिली के बारे में दी जाती है, फैमिली होता क्या है, ये सब एक एक करके आइए जानते हैं। और ये जो पहला क्लास है ना, इसमें मैं चीजों को थोड़ा ज्यादा एक्सप्लेन करूंगी, अच्छे से आपको बता दूंगी, ताकि आप आगे के जो लेक्चर वीडियोस जाएंगे आपको फैमिलीज को लेकर, वहां पे आपको चीजें समझ आ चुकी रहे। तो ये पहला लेक्चर है तो इसको आराम से ध्यान से समझ जाइएगा, ताकि आने वाले जो टॉपिक्स रहेंगे फैमिलीज के बारे में जो डिस्कशन रहेगा वो आपको बेहतर तरीके से समझ आ सके। तो रेनिनकुलेसी नाम की एक फैमिली है जिसका आज हम डिस्क्रिप्शन जानने वाले हैं, जिसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन आज हम लेने वाले हैं। देखो बच्चों, जब भी हम किसी फैमिली को पढ़ते हैं ना, तो उसके बारे में हम क्या क्या इंफॉर्मेशन देते हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन ये उठता है किस फैमिली की बात हो रही है। ये जो घर में फैमिली होती है उसकी बात हो रही है, किस फैमिली की बात हो रही है। बच्चों, हम लोग बॉटनी पढ़ रहे हैं ना, यानी प्लांट्स के बारे में। तो प्लांट की जो फैमिली होती है ना, उसको फैमिली कहते हैं। अब प्लांट की फैमिली हमारी फैमिली से कैसे अलग होती है, एकदम वैसी ही होती है, हाँ थोड़े नाम अलग होते हैं। अब फैमिली को अगर आपको पहचानना है कि जो प्लांट फैमिली लिखी हुई है ये फैमिली ही है कि नहीं, तो उसके आगे हमेशा जो सफिक्स लगता है, यानी उस वर्ड के एंड में जो लिखा होता है वो एसी लगा होता है। जैसे आपने देखा होगा, इसकी हेडिंग जो थी वो था रेनिनकुलेसी, एसी लगा है ना, ए सी ई ए ई, ए डॉट सी वाला एसी नहीं, एसी। तो जैसे अगर मैं बात करती हूँ पोटैटो की, आलू, तो वो जिस फैमिली में आता है उसको बोलते हैं सोलनेसी फैमिली, पोटैटो फैमिली होती है। तो एसी लगा ना। तो इसी तरह से बहुत सारी फैमिलीज होती है, और फैमिली आती किसमें, एक बड़ा सा ग्रुप होता है हमारे प्लांट का जिसको हम बोलते हैं किंगडम। हम सब प्लांट के, जिसमें सारे प्लांट्स आते हैं, उस किंगडम को हम प्लांट किंगडम बोलते हैं, राइट। तो इस किंगडम को हम लोग बोलेंगे, ये जो किंगडम हम पढ़ रहे हैं ये प्लांट्स का है, तो ये प्लांट हो गया इसका किंगडम। इसके अंदर अलग अलग डिवीजन आते हैं। डिवीजन क्या होता है, डिवीजन यानी कि प्लांट ग्रुप, जो पूरा एक किंगडम है बहुत बड़ा सा, उसके अंदर जो अलग अलग टाइप के प्लांट्स आएंगे। अब ग्रुप्स अगर देखा जाए तो प्लांट किंगडम 5 ग्रुप में बटा है: थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। ये डिवीजन है। तो ये इसके ना 5 ग्रुप्स हैं प्लांट किंगडम के, 1 2 3 4 5। अब इसी को अगर आप एनिमल किंगडम में पढ़ते हैं तो ये फाइलम कहलाता। क्या कहलाता? फाइलम। सबसे बेसिक यूनिट जो होती है, सबसे छोटी यूनिट, वो होती है स्पीशीज की। उससे बड़ा होता है जीनस, और थोड़ा उससे बड़ा जो होता है उसे बोलते हैं फैमिली। उसके ऊपर आता है ऑर्डर, उसके ऊपर आता है क्लास, उसके ऊपर आता है डिवीजन, और सबसे बड़ा ग्रुप होता है किंगडम का। हम इस लेवल पर बात कर रहे हैं यहाँ पर कि जो अलग अलग प्लांट्स की फैमिली है, जब हम उसको पढ़ते हैं तो उस फैमिली के कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, उस फैमिली के अंदर कुछ प्लांट्स आते हैं, उस फैमिली के अंदर कुछ फ्लावर्स होते हैं, उस फैमिली के अंदर कुछ फ्रूट्स होते हैं जिनका एक उनका कुछ खास फीचर होता है। उन्हीं को हमें इस यूनिट के अंदर पढ़ना है। अब जब हम किसी भी फैमिली के बारे में पढ़ते हैं, किसी भी प्लांट की फैमिली के बारे में पढ़ते हैं, तो हम उसके बारे में सबसे बेसिक, जो सबसे पहले हम उस फैमिली के बारे में जानते हैं, वो उसका पूरा प्लांट स्ट्रक्चर समझते हैं। यानी कि उसके लीव्स कैसे हैं, यानी कि उसके अंदर फ्लावर्स कैसे हो रहे हैं, यानी कि उसके अंदर जो फ्रूट है वो कैसा है, और उसके अंदर जो सीड है वो कैसा है। इनफैक्ट हम ये भी देखते हैं कि उसके स्टेम कैसे हैं, और उस फैमिली के अंदर जो प्लांट आ रहे हैं उसके रूट्स कैसे हैं। मतलब हर वो चीज जो आपको प्लांट में दिख जाए, जिसको आप मॉर्फोलॉजी भी बोलते हैं, बाहरी ढांचा जो आपको प्लांट का दिखता है, रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट, सीड, इतनी चीजों का डिस्क्रिप्शन, इतनी चीजों के बारे में हम किसी भी फैमिली को जब एक्सप्लेन करेंगे, या आपको जब ये एग्जाम में आपके सेमेस्टर में आएगा, तो आपको इतनी चीजों के बारे में एक्सप्लेन करनी होगी। अब जैसे कि अगर हम बात करते हैं हमारी इस फैमिली रेनिनकुलेसी की, सबसे पहला शॉर्ट आंसर क्वेश्चन यही बनता है, व्हाट इज बटर कप फैमिली? क्या होता है बटर कप फैमिली?
तो याद रखिएगा रेनिनक्यूलेसी की जो फैमिली है उसी को बटरकप फैमिली बोलते हैं। अब इसकी पोजीशन देख लीजिए, पोजीशन यानी कि क्या इसका कह सकते हैं फैमिली है, क्या ऑर्डर है, ये सारी चीजें इसमें दी हुई है। तो फेनिरोगैम्स के अंदर आता है। उसके अंदर देखिए डाइकोटिलेडन यानी कि एंजियोस्पर्म है। ये जो भी प्लांट्स हम लोग पढ़ रहे हैं ये कौन से फाइलम के अंदर पढ़ रहे हैं, एंजियोस्पर्म्स के अंदर। डिवीजन हम बोलेंगे, फाइलम से बेहतर होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा था ना कि ये एक प्लांट किंगडम है, तो मैंने बताया ना इसमें 5 ग्रुप है। सबसे एडवांस प्लांट ग्रुप जो होता है उस डिवीजन का नाम एंजियोस्पर्म है। तो हम जो आज फैमिली पढ़ने वाले हैं वो इसी ग्रुप के अंदर आता है, एंजियोस्पर्म। क्योंकि इसके अंदर देखो बच्चों दो फर्दर कैटेगरी होती है, एक डाइकॉट की होती है, एक मोनोकॉट की होती है, ये जानते रहिएगा। हम फिलहाल के लिए जो देख रहे हैं ये हम एक देख रहे हैं मोनोकॉट और डाइकॉट के स्ट्रक्चर्स। तो आप यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये डाइकॉट है, देखो रेनिनक्यूलेसी, तो देखो डाइकोटिलेडन्स लिखा है, इसके अंदर पॉलीपेटली है, थैलेमी फ्लोरी है। तो ये सब क्या है, ये इसके किंगडम, इसका हो गया प्लांट किंगडम डिवीजन। इसके बाद देखो ये है इसकी यहाँ पर फैमिली, सॉरी ये आपकी यहाँ पे हो गई फैमिली, ठीक है। तो ये देखो ये ऑर्डर हो गया, ये फैमिली हो गया, ये ऑर्डर हो गया, क्लास हो गया, ठीक है। इस तरह से ये दिया हुआ है। तो यहाँ पर ये इसका पूरा एक ग्रुप है। तो रेनिनक्यूलेसी इसकी फैमिली है, ऑर्डर इसका रेनिल्स है, ठीक है। थैलेमी फ्लोरी, पॉलीपेटली, डाइकोटिलेडन के अंदर ये आता है। तो यहाँ पर आप देखे जाए तो इसको आप बोलते हैं ना सब डिवीजन, ये सब डिवीजन है। अगर डिवीजन जो है वो इसका एंजियोस्पर्म है तो सब डिवीजन इसका क्या है, डाइकोटिलेडन है, ठीक है। तो इस तरह से ये सारे डिस्क्रिप्शन इसके बारे में दिया है कि ये जो फैमिली है रेनिनक्यूलेसी, इसका ऑर्डर क्या है, इसका यहाँ पर डिवीजन क्या है, इसका क्लास क्या है, ये एक एक करके सारा ग्रुपिंग का पोजीशन दिया हुआ है। तो इसका इसको बोलते हैं सिस्टमैटिक पोजीशन, कि पूरे चार्ट में इसकी पोजीशन कहाँ आती है, इसका फैमिली क्या है, इसका ऑर्डर क्या है, इसका क्लास क्या है। अब आते हैं सबसे मेन पार्ट पर इसके, जहां पर आपको ये लॉन्ग आंसर में आएगा कि रेनिनक्यूलेसी फैमिली के बारे में लिखिए, इसका डिस्क्रिप्शन दीजिए। वेरी लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में आ सकता है। अब यहाँ पर आपको इसके कैरेक्टर्स बताने, जनरल कैरेक्टर। अब मैंने क्या बताया, जब भी हम किसी फैमिली को एक्सप्लेन कर रहे हैं तो वहां पर हम इसके रूट के बारे में, इसके स्टेम के बारे में, लीफ, फ्लावर, फ्रूट और सीड, ये 6 चीजों के बारे में डिस्क्रिप्शन हम देते हैं। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो सबसे पहले इसका लिखा है हैबिट। अब आप बोलेंगे आप तो मैम आपने तो हैबिट बताया। भाई हैबिट क्या होता है, हैबिट यानी कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसका ढांचा कैसा है, उसका रूट स्टेम लीफ कैसा है। हैबिटेट क्या होता है, हैबिटेट मतलब जिस जगह वो पाया जाता है, और हैबिट मतलब वो देखने में कैसा, उसके स्टेम कैसे, वो हैबिट होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है। तो ये हैबिट है, हैबिटेट नहीं है, इसमें कंफ्यूज मत होना। अब हैबिट की बात करें तो ये ज्यादातर एनुअल या पेरिनियल हर्ब्स होते हैं, यानी कि यहाँ पर ये ऐसा भी हो सकता है कि ये प्लांट्स जो होते हैं वो साल में एक बार पूरी तरह से फ्लावरिंग फ्रूटिंग करें या हमेशा करें। इनकी जो स्पीशीज है जैसे कि कुछ क्लिमेटिस वगैरह होते हैं, इनकी अगर देखा जाए तो इनके हर्ब्स अगर है बेटा तो हर्ब है, तो इससे बड़ी एक चीज समझ आती है कि इसका स्टेम ज्यादातर ग्रीन होगा, हरा होगा। लेकिन कुछ ऐसे प्लांट्स आते हैं इस फैमिली में जैसे क्लेमेटिस, जिनके स्टेम जो है वो कैसे होते हैं, वुडी होते हैं। वुडी यानी कि ब्राउन होगा और सीधा एकदम इरेक्ट स्टेम पाया जाएगा। तो सबसे पहले इसके स्टेम के बारे में बता रहा है कि स्टेम इसमें ग्रीन भी हो सकता है, स्टेम इसमें वुडी भी हो सकता है। वुडी यानी जिसमें लकड़ी ज्यादा हो, लकड़ी जिसमें होती है वो सॉफ्ट कम होता है स्टेम, और जिसमें यहाँ पर जो ग्रीन होगा वो उसमें सॉफ्टनेस ज्यादा होगी, वो आसानी से टूट जाएगा, वो आसानी से बेंड हो जाएगा, मुड़ जाएगा। कुछ स्पीशीज है रेनिनक्यूलस की जो एक्वेटिक भी होते हैं, यानी पानी में भी कुछ पाए जाते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे रेनिनक्यूलस एक्वेटिलिस, दे पेरिनेट बाय मींस ऑफ ट्यूबरस रूट्स और राइजोम। यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं इनके रूट या राइजोम वाले स्ट्रक्चर से। तो हैबिट में देखो यही बताया गया कि ये देखने में कैसे, इनका स्टेम कैसा है, कहाँ पाए जाते हैं। अब रूट की बात करते हैं, मैंने बताया ना एक एक करके हमें सब देखना है, तो पहले हम डिस्क्रिप्शन इसका सीक्वेंस में करते हैं। पहले हम रूट के बारे में, इस फैमिली के अंदर जो प्लांट आते हैं। अब देखो बच्चों, जब आप किसी फैमिली के बारे में डिस्क्राइब कर रहे हैं तो उस फैमिली का किसी एक प्लांट को अच्छे से दिमाग में बैठा लो, और जब आप एग्जाम में उसके बारे में लिखने जाओगे ना तो उस प्लांट को ही दिमाग में रख के सारा डिस्क्रिप्शन लिखना है। अब रेनिनक्यूलेसी फैमिली है तो इसमें इसके एक किसी मेंबर को ले लो और इसके रूट, स्टेम, इसका लीफ, इसके फ्लावर, इसका फ्रूट और इसका सीड सब देख लेना है हमें।
तो सबसे पहले इसका रूट बात हो रही है। तो देखो बच्चों, हम जो प्लांट अभी देखा, आपने इसका पोजीशन देखा, ये एक डाइकॉट प्लांट है। और डाइकॉट प्लांट जो होते हैं ना, उनके रूट हमेशा कैसे होते हैं, फाइब्रस होते हैं, ठीक है। नहीं सॉरी, टैप रूट होते हैं, ठीक है। मोनोकॉट्स में फाइब्रस होते हैं। तो इनमें आप देखेंगे कि टैप रूट सिस्टम पाया जाता है। आप बोलेंगे टैप रूट में होता क्या है, तो टैप रूट ऐसे रूट्स को बोलते हैं जो रूट्स लेंथ में ज्यादा होते हैं, उनमें प्राइमरी रूट ज्यादा होती है, घने कम होते हैं, लंबाई ज्यादा होती है, उन्हें टैप रूट्स कहते हैं। टैप रूट खासियत होती है कि ये ज्यादातर डाइकॉट प्लांट्स में पाए जाते हैं। यही अगर एक मोनोकॉट प्लांट होता तो इसमें घनी जड़ें ज्यादा होती, फाइब्रस रूट ज्यादा होता, जहां पे ये मेन रूट जिसे आप प्राइमरी रूट कहते हैं, जो सबसे पहले बनता है, वो उसके रहने के बजाय और सेकेंडरी, टर्शरी और ढेर सारे रूट्स हो जाते, तो वो घना ज्यादा होता। तो देखो ये कह रहा है कि टैप रूट और एडवेंटिशियस रूट, दोनों तरह के रूट इनमें पाए जाते हैं, ठीक है। और टैप रूट की एक और डेफिनेशन है, और वो ये है कि ये हमेशा रेडिकल से बनते हैं। किससे बनते हैं, रेडिकल से। रेडिकल क्या होता है बच्चों, रेडिकल वो हिस्सा होता है सीड के अंदर का जहां से जड़ें बनती है। अब आप बोलेंगे तो जड़ें तो उसी से बननी चाहिए ना, तो ऐसा नहीं होता है। अब जैसे आप कुछ पेड़ ऐसे देखते होंगे जिसमें जैसे कि अगर हम बनियान ट्री की बात कर ले, ठीक है, तो उसमें आप देखते हैं कि जो उसकी जड़ें होती हैं वो उसके तने से निकलती है, उसके स्टेम से निकलती है, लटकती हुई जड़ें होती है। तो उसमें स्टेम कहाँ से आई, स्टेम से आई। उसमें जो रूट है वो कहां से आया, स्टेम से आया। तो जरूरी नहीं है हर रूट रेडिकल से बने। जहां रूट रेडिकल से बनेगा वो टैप रूट कहलाता है, और जहां पे वो रेडिकल को छोड़ के किसी और हिस्से से बनता है तो वो एडवेंटिशियस कहलाता है। ट्यूबरस रूट भी कई जगह पाए जाते हैं जहां पे वो फूड स्टोर करते हैं। ट्यूबरस रूट का मतलब ही वो रूट फुल जाएगा और उसके अंदर कुछ ना कुछ जो फूड है वो इकट्ठा रहेगा। तो रूट सिस्टम समझ आ गया। डाइकॉट प्लांट में आपको लिख कर आना है कि भाई इनमें टैप रूट सिस्टम होता है। स्टेम की अब बात करते हैं। मैंने बताया ना, एक एक करके हमें सबका डिस्क्रिप्शन जानना है। अब स्टेम देख लेते हैं। अब स्टेम इनका देखा जाए तो हर्बेशियस है। हर्बेशियस यानी कि ऐसा स्टेम जो कि ग्रीन होता है। कुछ में ये लता बेल जैसे भी होते हैं, क्लाइंबर्स जैसे आप कहते हैं, जैसे क्लेमेटस में, या अंडरग्राउंड राइजोम भी, ये एक मॉडिफाइड स्टेम होता है। वो स्टेम जो मिट्टी के अंदर रह के फूल जाए और फूड स्टोर करे, उसको राइजोम कहते हैं। वो राइजोम हो सकता है डायरेक्ट, और ब्रांचिंग भी हो सकती है। अब भाई स्टेम है तो जाइलम फ्लोएम जरूर होगा, और जाइलम फ्लोएम को हम क्या बोलते हैं, वैस्कुलर बंडल्स कहते हैं। तो वो वैस्कुलर बंडल आपको स्टेम में मिल लेगी, जहां पर ये प्रॉपर तरीके से एक अरेंजमेंट होता है रिंग जैसा। वो रिंग जैसा अरेंजमेंट आपको यहाँ नहीं मिलेगा। बिखरे हुए स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल मिलेंगे। मतलब ये स्टेम में कहूँ तो इसमें वैस्कुलर बंडल इस तरह से बिखरे हुए रहेंगे, है ना। तो स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल, हालांकि ये ज्यादातर जो स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल है ये मोनोकॉट्स के फीचर्स होते हैं, लेकिन यहाँ एक्सेप्शनल है कि कुछ केस में यहाँ पर ये रिंग जैसे नहीं होते, जैसे कि एक्टिया में और यहाँ पे थैलिक्ट्रम में कुछ ऐसे हैं। मैक्सिमम में अरेंजमेंट प्रॉपर तरीके का होता है जाइलम फ्लोएम का, जहां पर देखने को मिलता है कि फ्लोएम बाहर की तरफ होता है और अंदर की तरफ जाइलम होता है। बीच में एक बैंड होती है जिसे कैम्बियम कहते हैं, ये जाइलम फ्लोएम के बीच में पाया जाता है। और ये प्लांट की जो स्टेम है उसको चौड़ा करने में मदद करता है, उसकी विड्थ बढ़ाने में मदद करता है। ये हो गया स्टेम के बारे में। तो रूट हमने जान लिया, अगर एक डाइकॉट प्लांट है तो टैप रूट सिस्टम होगा। इनमें एडवेंटिशियस रूट भी हो सकते हैं जहां वो रेडिकल से ना बन के प्लांट के किसी और पार्ट से वहां पे जड़ें बन रही हैं। स्टेम हमने देख लिया ग्रीन, ज्यादातर स्टेम इनमें ग्रीन पाए जा रहे हैं, जिसे आप हर्बेशियस कहते हैं। और इनमें जो स्टेम है वो ज्यादातर उनमें वैस्कुलर बंडल जाइलम फ्लोएम पाए जाते हैं, जो एक सही तरीके से अरेंज होते हैं, जहां फ्लोएम बाहर की तरफ और जाइलम अंदर की तरफ होता है। कुछ केस में जाइलम फ्लोएम बिखरे हुए स्कैटर्ड पाए जाते हैं, और वो दो एग्जाम्पल यहाँ दिए हुआ है। हालांकि आप जब भी जनरल डिस्क्रिप्शन लिखते हैं तो एक्सेप्शन नहीं लिखेंगे, और अगर एक्सेप्शन लिखते हैं तो स्पेशली उस प्लांट का नाम बताएंगे जो फैमिली के अंदर एक्सेप्शन दिखा रहा है, अपवाद जिसे कहते हैं। नेक्स्ट आता है रूट स्टेम हो गया। नेक्स्ट आती है इसकी लीव्स। इसकी लीव्स कैसे होती है, तो बच्चों जब हम लीव्स की बात करते हैं ना, तो हमें कुछ चीजों का ध्यान देना होगा। लीफ जब भी आप बताएंगे तो सबसे पहले आप इसमें बता सकते हैं वेनेशन। वेनेशन का मतलब होता है बेटा लीव्स का अरेंजमेंट, सॉरी वीन्स, लीव्स में वेन्स का अरेंजमेंट। अगर लीफ में वेन्स जो है, वेन्स इनको बोलते हैं जो नेटवर्क जैसा बन रहा है, अगर ये जो है इसको वेन्स कहते हैं, है ना। अगर ये वेन्स एक जाली नुमा स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक जाल बनाते हैं, एक नेटवर्क बनाते हैं, तो ऐसे वेनेशन को बोलते हैं रेटिक्यूलेट। ठीक है ना, इसको याद रखना होगा आपको कुछ चीजें, इसलिए पहली क्लास में सारा डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं। और दूसरा वेनेशन होता है जिसमें ऐसी पैरेलल लाइंस पाई जाती है, इसको बोलते हैं पैरेलल वेनेशन।
यहाँ पे आप देख सकते हैं पैरेलल किसको बोलते हैं, आप ऐसी लाइंस को बोलते हैं ना जो आपस में मिलती नहीं है, क्रॉस नहीं कर सकती। तो आपको यहाँ पर जो वेन्स दिखेंगे ना वो पैरेलल दिखेंगे, यहाँ पे एक दूसरे को ये काट नहीं रही, यहाँ पे ये एक दूसरे को काटेंगी, इधर उधर ओवरलैप करेंगी, बट ऐसा इसमें नहीं। तो दो तरह का वेनेशन होता है, एक होता है रेटिकुलेट वेनेशन और दूसरा होता है पैरेलल वेनेशन। याद रखेंगे आप डाइकॉट पढ़ रहे हैं और डाइकॉट्स में क्या होता है, रेटिकुलेट वेनेशन होता है। अब देखिए इससे आपको आसानी होगी समझने में कि जितने आपको मैं डाइकॉट प्लांट्स बताऊंगी उसमें आपको कुछ जनरल कैरेक्टर याद कर लेने जो कि आपको सब में लिखने हैं। अब ये फैमिली टू फैमिली नहीं है, सोचिए, तो ये आपके लिए थोड़ा आसान हो गया कि अगर आपको डाइकॉट में कोई भी प्लांट पूछा है तो आपको रूट में टैपरूट ही लिखना है, आपको स्टेम में ज्यादातर ग्रीन और कुछ में वुडी लिखना है, आपको लीव्स में लिखना है कि भाई डाइकॉट है तो उसमें यही वाला वेनेशन होगा, रेटिकुलेट ही रहेगा, पैरेलल नहीं रहेगा, समझ रहे हो। तो इस तरह से यहाँ पर ये रहता है। अगर यही अगर हमारा अगर ये मोनोकॉट प्लांट होता तो इसमें लाइंस आपको पैरेलल मिलती, तो इस टाइप का वेनेशन होता है। फिलहाल के लिए यहाँ ये मिलने वाला है। वेनेशन के अलावा एक और चीज जानेंगे जिसको हम बोलते हैं फिलोटैक्सी। क्या बोलते हैं, फिलोटैक्सी। ये होता क्या है फिलोटैक्सी, फिलोटैक्सी का मतलब होता है बच्चों लीफ जो है वो स्टेम पर किस तरह से पाई जा रही है, किस तरह से अरेंज्ड है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो कई बार होता है कि लीव्स आमने सामने एक ही जगह पे होती है स्टेम पे, कई बार ऐसा होता है कि लीव्स जो है एक नोड पर एक ही लीफ है, आमने सामने ना होके आगे पीछे लीव्स होती है, एक नोड पर एक ही लीफ। कई बार ऐसा भी होता है कि एक ही नोड से ढेरों लीव्स निकलती है। तो ऐसे अगर देखा जाए तो आपको तीन तरीके का अरेंजमेंट दिख रहा है लीफ का, किसके ऊपर, स्टेम के ऊपर। इसी को फिलोटैक्सी कहते हैं। इसको बोलते हैं जब आमने सामने है तो इसको बोलते हैं ऑपोजिट फिलोटैक्सी। यहाँ पर अल्टरनेट कर रहे हैं एक के बाद एक है तो इसको बोलते हैं अल्टरनेट फिलोटैक्सी। और जब ये पूरे ग्रुप में पाए जाते हैं तो इसको बोलते हैं होल्ड फिलोटैक्सी, जहाँ पे पूरे ग्रुप में होते हैं, समझ रहे हो। तो इस तरह से देखा जाए तो ये इतने टाइप के वेनेशन होते हैं। अब यहाँ पर लीव्स देखो, अब वापस इधर आते हैं तो जनरली सिंपल लीफ पाई जाती है। सिंपल लीफ क्या होती है बेटा, जरा इसको भी समझ लेते हैं। आज सारी चीजें बता दूंगी, सिंपल लीफ ये सब क्या होता है। देखो लीव्स जो होती है ना बेटा, ये दो तरह की होती है, एक होती है सिंपल लीफ और एक होती है कंपाउंड लीफ। सिंपल लीफ कैसी लीफ होती है, जिनमें लीव्स इस तरह से कोई साइड में कट ना हो और यहाँ पर ये जो साइड पार्ट है वो इस बीच के पोर्शन से लीफ के, जिसको मिड रिब कहते हैं, इसके साथ में न जुड़े, तो ऐसा लीफ सिंपल लीफ कहलाता है। अब कंपाउंड क्या होता है, अगर लीफ जो है ऐसी भी सिंपल लीफ हो सकती है जहां पर कट अगर है भी तो साइड में ही, और वो यहाँ पर मिडरिप के साथ में नहीं जुड़। लेकिन अगर मैं कहूं ये कट जो है इसको इंसीजन बोलते हैं, इस कट को, अगर ये कट जो है ये मिडरिप तक पहुंच जाए और वो कुछ पूरे लीफ को इतने ढेर सारे छोटे छोटे हिस्से में बांट दे, बड़ी लीफ को, तो ऐसी लीव्स क्या कहलाती है, कंपाउंड लीफ। जैसे आप नीम देख लो, नीम की जो पत्तियां होती है वो ऐसी बड़ी सी और ऐसे कट लिए नहीं होती है, वो ऐसी होती है, ढेर सारी छोटी छोटी लीव्स होती है। इसको लीफ नहीं कहते हैं, फिर इसको लीफलेट बोलते हैं। कड़ी पत्ता की कड़ी पत्ता अगर देख लो तो कड़ी पत्ता जो है उसकी आप पत्तियां देखेंगे छोटी छोटी होती है, एक सिंगल पॉइंट पे होती है। इसको स्टेम ना बोल के इसको रैचीज बोलते हैं। तो जब रैचीज पे ढेर सारी छोटी छोटी पत्तियां हो तो वो लीफ कंपाउंड लीफ कहलाती है। और एक बड़ी लीफ हो जो कि डायरेक्टली स्टेम से जुड़ी हुई रहे और उसका जो कट है वो मिडरिप पर ना पहुंचे तो वो सिंपल लीफ है। जैसे अगर मैं कहूँ आम का, आम की जो पत्तियां होती हैं, अशोक की जो पत्तियां होती है, अशोक की पत्ती ऐसी होती है, सिंपल लीफ है। आम की पत्तियां ऐसी होती है, सिंपल लीफ है। लेकिन नीम की पत्तियां जो है वो कंपाउंड होती है क्योंकि उसमें ढेर सारी छोटी छोटी पत्तियां पाई जाती है, तो इसको सिंपल और कंपाउंड लीफ बोलते हैं। ठीक है, इससे भी दो टाइप होता है, पिन्नेटली और पाल्मेटली। तो जनरली अगर देखा जाए तो रेनिनकेलेसी में सिंपल लीफ पाई जाती है। अब देखो यहाँ पर देखो लिखा हुआ है कि अरेंजमेंट कैसा है, ऑपोजिट है, यानी यहाँ पर जो लीव्स होंगे वो स्टेम पे पाए जाएंगे, वो आमने सामने होंगे। यूजुअली एक्सटिपुलेट होते हैं जहां पर स्टिप्यूल जरूर पाया जाएगा और यहाँ पर बेस पे जो स्टेम है उसके बेस पे एक ऐसा कवरिंग होता है लीफ का जो कि इस तरह से पाया जाता है। ठीक है, तो ये चीज है। कुछ केसेस में एक्वेटिक प्लांट्स में जो लीफ है वो हेट्रोफिली दिखाती है, जहां पर लीव्स अंधी हुई डूबी हुई रहती है और डाइसेक्टेड रहती है। लीव्स जो है कई बार मॉडिफाई हो जाती है, ऐसा लता बेल ऐसा नहीं आपने देखा ऐसे ऐसे रहता है, जो आसानी से चढ़ जाती है प्लांट्स और सपोर्ट लेकर ग्रो करते हैं, तो टेंड्रिल्स बन जाते हैं कई बार लीव्स क्लेमेटिस वगैरह में। और फोटोसिंथेसिस करने का भी काम कई बार प्लांट के स्टेम भी करते हैं रेनिनकेलेसी के कुछ फैमिली के मेंबर्स। तो ये इनके लीव्स का डिस्क्रिप्शन था।
और वेनेशन अगर आप देखेंगे तो इनमें रेटिकुलेट होगा क्योंकि ये डाइकॉट प्लांट है। आगे बढ़ने से पहले बच्चों आपको एक चीज बता दूं कि हमारे तरफ से डीएनएस की तरफ से यहाँ पर नवोत्भव बैच स्टार्ट हो गया है, जहाँ पर जो सिलेक्टेड टॉपिक्स की वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल रहे हैं, इसके अलावा आपको पूरे सिलेबस का कवरेज हमारे इस कोर्स के अंदर कराया जा रहा है, जहाँ पर हम हर यूनिट के हर टॉपिक को डिटेल में आपको पढ़ाएंगे इस बैच के अंदर। और फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर के लिए बैचेस चल रहे हैं नवोत्भव बैच के अंदर। यहाँ पर आपको सारी क्लासेस मिल जाएगी और ये क्लासेस आपको डीएनएस एजुकेयर ऐप पर मिलेगी, तो आज ही डीएनएस एजुकेयर आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इस पूरे कोर्स के अंदर आपको न सिर्फ बॉटनी बल्कि जूलॉजी और केमिस्ट्री की भी क्लासेस मिलेगी, जहां पर आपको सारी लाइव क्लासेस मिल जाएगी, सारी आपको डाउट क्लासेस भी 1 महीने में एक बार कराए जाएंगे, नोट्स मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मिलेंगे और वन शॉट हम रिविजन भी बाद में कराते हैं यूनिट वाइज। जैसे 8 यूनिट है तो 8 वन शॉट रिविजन वीडियोस आपको मिल जाएंगे। इतना सब कुछ के लिए ये जो पूरी कोर्स की ड्यूरेशन है 3 महीने की है। हालांकि कोर्स की वैलिडिटी तब तक रहेगी जब तक आपका यहाँ पर एग्जाम नहीं हो जाता सेमेस्टर का। आज ही इनरोल कर सकते हैं हमारे इस कोर्स के साथ में। DNS 20 कूपन कोड इस्तेमाल करेंगे तो ये हमारा ऑफर प्राइस है 1250। इसमें जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री तीनों की क्लासेस मिलेगी, इस पर एक्स्ट्रा 20% ऑफ ये कूपन कोड इस्तेमाल करने पर मिल जाएगा। तो बच्चों आज ही इनरोल करिए हमारे इस कोर्स के साथ। बच्चे बहुत साल से जुड़ते आ रहे हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म भी करते हैं, आप भी उनमें से एक हो सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। तो हमने लीफ पढ़ लिया था ना, तो लीफ इनमें अच्छा एक चीज रह गई लिखने के लिए कि लीफ जो होगी वो इनमें कैसी होगी, रेटिकुलेट होगी। तो वो यहाँ पर लिख दे रही हूँ कि जो वेनेशन होगा वो कैसा होगा, डाइकॉट है तो कैसा होगा, रेटिक्यूलेट होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हो गया भाई, रूट देख लिया, स्टेम देख लिया, लीफ देख लिया। अब आते हैं फ्लावर्स पे। तो बच्चों इसमें पहला लिखा है इनफ्लोरेसेंस। ये इनफ्लोरेसेंस क्या होता है, फ्लावर्स के अरेंजमेंट को, फ्लावर्स के अरेंजमेंट को ऑन द स्टेम, स्टेम पर फूल किस तरह से अरेंज होते हैं, इसको हम बोलते हैं इनफ्लोरेसेंस। बहुत टाइप के इनफ्लोरेसेंस हैं जो कि रेनिकुलेसी फैमिली के अंदर पाए जाते हैं। यहाँ पे कई बार हो सकता है कि एक सिंगल फ्लावर एक स्टेम पे, उसको सोलिटरी कहते हैं। टर्मिनल फ्लावर भी हो सकता है एनीमोन में, नाइगेला में, एक्सिलरी भी हो सकता है एक्सिस पे पाए जाए जैसे क्लेमेटिस में। और ज्यादातर आपको मैं बता दूं इनफ्लोरेसेंस दो तरह का हम देखने वाले हैं, रेसिमोस और साइमोस, दो तरह का इन्फ्लोरेसेंस होता है। यंग फ्लावर्स अगर आपको मेन एक्सिस पर पहले में देखते हैं, इसको बोलते हैं मेन एक्सिस, ये होता है साइड ब्रांचेस। अगर मेन एक्सिस पे आपको फ्लावर्स पहले मिलते हैं तो उसको रेसिमोस कहते हैं, और साइड ब्रांचेस पे जब फ्लावर्स पहले आते हैं तो उसको साइमोस कहते हैं। तो दो तरह का इन्फ्लोरेसेंस है। और साइमोस में इन्फ्लोरेसेंस में ज्यादातर दिखता है कि प्लांट की चौड़ाई बढ़ती है, रेसिमोस में लंबाई बढ़ती है। तो इन्फ्लोरेसेंस इनमें देखा जा रहा है ज्यादातर, देखो कॉमन इन्फ्लोरेसेंस रेसिमोस है, तो रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस आपको ज्यादा मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रेसिमोस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस है और डाइचेसियल काइंड टाइप का भी हो सकता है। तो ये इनफ्लोरेसेंस होता है फ्लावर का अरेंजमेंट। जैसे आपको मैंने बताया कि लीफ का अरेंजमेंट को फिलोटैक्सी कहते हैं, लीफ में वेन्स के अरेंजमेंट को वेनेशन कहते हैं। उसी तरह इनफ्लोरेसेंस फ्लावर का अरेंजमेंट है। अब जरा फ्लावर के अंदर की चीजों को समझते हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी फैमिली के डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि यहाँ पर आपको हर चीजें लिखनी है कि फ्लावर के अंदर कितना सेपल, कितना पेटल, कितना मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, कितना फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। तो फ्लावर्स ज्यादातर ब्रैक्टिएट होते हैं, यानी फ्लावर्स के बेस पे इस तरह से ऐसा स्ट्रक्चर होता है, इसको ब्रैक्ट कहते हैं। तो ब्रैक्ट कई बार पाए जाते हैं, कई बार नहीं भी हो सकते हैं। अगर बाइसेक्सुअल है फ्लावर तो हर्माफ्रोडाइट बोलते हैं। कई कुछ केसेस में ये यूनिसेक्सुअल भी हो सकते हैं, जैसे कि थैलेक्ट्रम वगैरह में। अब जरा बात करते हैं इनकी सिमेट्री की। ठीक है, तो यहां पर आपको मैं बताने वाली हूँ सिमेट्री। सिमेट्री मतलब आकार। अगर पूरे फूल को, जैसे कि ये फूल है, अब इस फूल को आप सिर्फ दो इक्वल हिस्से में नहीं बांट सकते, इसको आप कहीं से भी कट करेंगे तो अगर ये ओवरलैप हो जाए, जैसे इस लाइन बीच से ही जानी चाहिए कंडीशन ये, तभी ना कोई चीज इक्वल हिस्से में बढ़ती है। अगर सिर्फ फूल दो इक्वल हिस्से में बढ़ता है तो ऐसे सिमेट्री को बोलते हैं जाइगोमॉर्फिक। क्या बोलते हैं इस सिमेट्री को, जाइगोमॉर्फिक। और अगर पूरा फ्लावर दो से ज्यादा हिस्से में कट होता है, इस तरह से बहुत सारे मल्टीपल हाफ्स में कट हो सकता है जो इसको इक्वल करता है। देखो इस फ्लावर को आप दो से ज्यादा इक्वल हाफ्स में नहीं कट कर पाओगे, तो यहाँ पर जो सिमेट्री हो जाती है जब दो इक्वल हाफ में, तो इसको बोलते हैं दो से ज्यादा इक्वल हाफ में काट पाओ
तो उसको बोलते हैं एक्टिनोमॉर्फिक। और सिर्फ 2 इक्वल हिस्से में बांट पाओ तो उसको बोलते हैं जाइगोमॉर्फिक। तो ये सिमेट्री होती है। तो आप पाएंगे कि रेनिनक्यूलेसी फैमिली के अंदर जो फूल आते हैं उनकी जो सिमेट्री होती है वो ज्यादातर आपको कौन सी मिलेगी, एक्टिनोमॉर्फिक। अब देखो फैमिली है, फैमिली बहुत बड़ी होती है, इसमें बहुत टाइप के प्लांट्स आते हैं, तो आप देखेंगे मिक्स आंसर्स आपको मिलेंगे कि एक्टिनोमॉर्फिक भी है, जाइगोमॉर्फिक भी है। जाइगोमॉर्फिक जिसमें है वो बता रहा है, मतलब ज्यादा कॉमन जो है वो एक्टिनोमॉर्फिक है, जहां पे फूल को मल्टीपल इक्वल हाफ में काटा जा सकता है, बांटा जा सकता है। ठीक है, अब जरा बात करते हैं ओवरी की पोजीशन की, जो कि अगेन आपको फ्लावर के बारे में आप जब बता रहे हैं तो आपको बताना होगा। अब फ्लावर के बारे में अगर देखा जाए बच्चों, तो आप सब जानते हैं सबसे बाहर होता है सेपल, उसके अंदर पड़ता है पेटल, उसके अंदर पड़ता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिसे आप स्टेमन कहते हैं, और सबसे अंदर पड़ता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिसको आप कार्पल या पिस्टल बोलते हैं। ये हो गया सेपल, ये हो गया पेटल, ये हो गया स्टेमन, और ये हो गया पिस्टल या कार्पल। तो ये 4 हिस्से हैं इसके। अब इनमें से एक भी नाम से आपको फ्लावर के बारे में नहीं लिखना है। अब आप बोलेंगे तो फिर क्या नाम लिखेंगे, तो बच्चों सेपल के लिए हम लोग यूज करते हैं वर्ड कैलिक्स। क्या बोलते हैं, कैलिक्स। फ्लावर का वो हिस्सा जो ग्रीन होता है, सबसे नीचे से सपोर्ट करता है फूल को, उसको हम बोलते हैं कैलिक्स, सेपल। दूसरा पेटल यानी फूल की जो पंखुड़ियां होती है उसको बोलते हैं कोरोला। क्या बोलते हैं, कोरोला। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिसको आप लोग स्टेमन कहते हैं, इसको बोलेंगे हम लोग एंड्रोइशियम। क्या बोलेंगे, एंड्रोइशियम। और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, कौन सा, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है, इसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं, इसको हम लोग बोलने वाले हैं गाइनोइशियम। ठीक है ना, तो ये इतने नाम है जो कि इसको मिलते हैं फ्लावर के डिफरेंट पार्ट्स को, और ये नाम से इसको जाना जाता है। अब यहाँ पर ओवरी की पोजीशन भी देखी जाती है। देखो बच्चों, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में इसको बोलते हैं स्टिग्मा, इस ट्यूब को बोलते हैं स्टाइल, और इस बेस को बोलते हैं ओवरी। अगर ओवरी सबकी पोजीशन सबसे ऊपर है, नीचे से पोजीशन देखते हैं, अगर ओवरी की पोजीशन सबसे ऊपर है तो ऐसे फ्लावर को बोलते हैं हाइपोगाइनस। अगर ओवरी की पोजीशन सेपल, पेटल और एंड्रोइशियम की तुलना में सेम है तो पेरीगाइनस। और ओवरी अगर सबसे नीचे है और बाकी फ्लावर पार्ट्स ऊपर है, जैसे ऐसे देखो, सेपल, पेटल, एंड्रोइशियम, और यहाँ पर आपका है गाइनोइशियम। तो ये सब अगर सबसे ऊपर है, और ये आपका देखो ओवरी यहाँ से अराइज हो रहा है, समझ रहे हो, तो यहाँ पर अगर देखो तो ओवरी की पोजीशन सबसे नीचे, उसके ऊपर से सेपल, पेटल, एंड्रोइशियम निकल रहे हैं, तो ऐसे में ओवरी को बोलते हैं इपीगाइनस। तो ये भी डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे देखोगे सिमेट्री मिल गई, एक्टिनोमॉर्फिक और जाइगोमॉर्फिक। उसके अलावा आपको मिल गया कि जो इसमें ओवरी है उसकी पोजीशन सबसे ऊपर है, ओवरी की पोजीशन, ओवरी सुपीरियर लिख देते, सुपीरियर मतलब सबसे ऊपर, सबसे पहला, तो ओवरी की पोजीशन यहाँ सबसे ऊपर है, तो यहाँ पर आप बोलोगे हाइपोगाइनस है। गाइनस कहाँ से वर्ड आया है, गाइनोइशियम से, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से वर्ड आया है। और मैंने इधर आपको बताया भी है कि हम लोग यहाँ पर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को गाइनोइशियम बोलने वाले हैं, है ना। तो वो चीज आप यहाँ पे याद रखें, गाइनो वर्ड जब आ गया मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से कुछ लेना देना फ्लावर से है। ठीक है, बॉटनी पढ़ रहे, तो हम यहाँ पे प्लांट्स की बात ही करेंगे। तो फ्लोरल पार्ट जो है वो स्पाइरल तरीके से अरेंज रहते हैं। तो ये रहा बच्चों इनके फ्लावर्स के बारे में। अब आप जानेंगे चारों पार्ट्स के बारे में। देखो, जब आप लिख देंगे फ्लावर्स, पूरी फैमिली के बारे में आपने लिख दिया, रूट लिख दिया, स्टेम लिख दिया, लीफ लिख दिया, फ्लावर लिख दिया। अब फ्लावर पे टिकते ही आपको फ्लावर के चारों पार्ट्स को बताना होगा, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोइशियम, गाइनोइशियम। कैलिक्स आपका सेपल है, कोरोला आपका पेटल है, एंड्रोइशियम आपका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जिसे स्टेमन कहते हैं, और गाइनोइशियम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ना। अब जब हम किसी फैमिली के बारे में पढ़ते हैं तो एक चीज हमें सारी फैमिलीज के बारे में याद कर लेना है, वो है फ्लोरल फॉर्मूला। बच्चों आपको मैं बता दूं, टोटल हमारे इस यूनिट 3 में टोटल नंबर ऑफ फैमिली जो है वो है 12। मतलब आपको क्या सबका बैठ के ऐसे पूरे डेफिनेशन से याद करेंगे, बिल्कुल नहीं। आपको इसको बांट लेना है, डाइकॉट्स कितने, मोनोकॉट्स कितने। डाइकॉट के लिए मैंने आपको जनरल चीजें बहुत सारी बता दी, आपको ज्यादातर केस में वही लिखना है। और दूसरी एक चीज जो आपको अच्छे से याद करनी है वो ये है, क्या लिखा मैंने लिखा है फ्लोरल फॉर्मूला।
ये फ्लोरल फॉर्मूला क्या होता है, बायो में बॉटनी में फॉर्मूला कहाँ से आ गया। तो बच्चों यहाँ पर ये जो फॉर्मूलाज होते हैं ना, ये इंफॉर्मेशन देते हैं कि उस फूल के अंदर कितना कैलिक्स, कितना कोरोला, कितना एंड्रोइशियम और कितना गाइनोइशियम है, समझ रहे हो। तो नंबर के बारे में, फ्यूज है कि फ्री है इसके बारे में, ओवरी की पोजीशन के बारे में, सिमेट्री के बारे में, फूल के, इतनी सारी इंफॉर्मेशन फ्लोरल फॉर्मूला देता है। तो अगर आप 12 फॉर्मूला भी याद कर ले जाते हैं तो क्या दिक्कत है, एक शीट पे लिखेंगे सारा फॉर्मूला। टोटल 12 फैमिलीज है इस यूनिट थर्ड के अंदर, और आज आपको मैं पहला यूनिट पढ़ा रही, सॉरी पहला फैमिली पढ़ा रही हूँ। कैलेक्स देखा जाए तो इनमें 5 से 8 सेपल होते हैं, कैलेक्स यानी सेपल बता दिया। ज्यादातर कॉमन है इनमें 5, ठीक है ना। इतना याद रखिएगा बच्चों कि कैलेक्स और कोरोला, कोई भी फ्लावर है उसमें जो सेपल और पेटल होते हैं ना, वो ज्यादातर 5 के नंबर में होते हैं। ये चीज दिमाग में एकदम बैठा लेंगे। अभी जैसे मैं आप लोग को यहाँ पर आपको लिख दूं फ्लावर पेटल्स, ठीक है। हाँ देखो, आपके सामने एक इमेज खुल गया फ्लावर का। यहाँ पे नंबर ऑफ पेटल्स काउंट करो, 1 2 3 4 5 और 6 मिल गया। अब ये एक कंडीशन मिल गई, 5 और 6 के नंबर में ज्यादातर आपको फ्लावर्स जो है वो मिल जाते हैं, ठीक है। अब पेटल्स मैंने सर्च किया है तो सारे ऐसे आ जा रहे हैं, रुको ऐसे फ्लावर्स सर्च कर दो। ठीक है। हम्म, ज्यादातर मल्टी वाले ही आ जा रहे हैं तो फिलहाल। अब देखो यहाँ पे हिबिस्कस खुला है, तो ज्यादातर आप देखेंगे। अब एक आपको एक फ्लावर में सर्च करा देती हूँ, विनका रोजिया, आपने सबने ये देखा भी होगा। देखो ये सदाबहार इसको आप हिंदी में कहते हैं। अब इसमें अगर इसके डायग्राम को देखा जाए तो इसमें देखो पेटल्स को काउंट करो, 1 2 3 4 और 5। 5 पेटल्स ज्यादा कॉमन होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है इससे ज्यादा नहीं हो सकते, इससे कम नहीं हो सकते। आपने बाकी इमेजेस में देखा है 6 8, मल्टीपल इन नंबर भी हो सकते हैं, बट ज्यादातर जो पेटल्स का नंबर है वो कितना होता है, 5 होता है। इसको बोलते हैं पेंटामेल्स कंडीशन, तो ये याद रखेंगे। अब यहाँ पर सेपल्स और पेटल्स जो होते हैं वो ज्यादातर 5 के नंबर्स में आपको मिलते हैं। अब जैसे देखो ये आपका फ्लावर है, ठीक है ना। तो इस फ्लावर के अंदर अगर देखा जाए तो ये सारे क्या है, जो बाहर से ग्रीन कलर के है वो सेपल है, जिसको हम फिलहाल के लिए कैलिक्स पढ़ेंगे। और जो अंदर की तरफ फूल की पंखुड़ियां होती है उसको पेटल यानी कोरोला हम पढ़ने वाले हैं। तो ये 5 इन नंबर होते हैं। कई बार ये जुड़े रहेंगे तो आप बोलेंगे फ्यूज है, और अगर एकदम अलग अलग जुड़े हुए नहीं रहेंगे तो आप उसको बोलेंगे कि वो फ्री है, ठीक है ना। तो यही चीज यहाँ पे लिखिए, 5 इन नंबर है, और यहाँ पर ये ज्यादातर जुड़े हुए रहते हैं अल्टरनेट विद कैलिक्स। और एस्टिवेशन, एक और टर्म आ गया एस्टिवेशन। आपको को मैंने कुछ चीजें बताई, जैसे वेनेशन, फिलोटैक्सी। वेनेशन बताया वेन्स का अरेंजमेंट, फिलोटैक्सी बताया लीफ का अरेंजमेंट, फ्लावर्स के अरेंजमेंट को इनफ्लोरेसेंस बताया। चौथी चीज बता रही हूँ एस्टिवेशन, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। हालांकि ये पीडीएफ आपको, इसका फ्री पीडीएफ आपको डीएनएस एजुकेट ऐप पर भी मिल जाएगा, तो आज उसे डाउनलोड करके वहां से पीडीएफ ले सकते हैं। एस्टिवेशन मतलब होता है किसका अरेंजमेंट भाई, अरेंजमेंट ऑफ, किसके अरेंजमेंट को बोलते हैं, अरेंजमेंट ऑफ सेपल एंड पेटल्स। पेटल्स और सेपल्स के अरेंजमेंट को हम बोलते हैं एस्टिवेशन। तो सेपल और पेटल्स का जो अरेंजमेंट है उसको एस्टिवेशन कहा जाता है। अब ये जो एस्टिवेशन है किस तरह का है वो यहाँ पर मैटर करता है। अब एस्टिवेशन कितने टाइप का होता है, मान लो अगर सेपल पेटल एक दूसरे को बस टच कर रहे हैं मार्जिन पर, जो कि ऑब्वियसली करेंगे, मैं पाथ ही बना रही क्योंकि ये ज्यादा कॉमन है, तो इस एस्टिवेशन को बोलते हैं वेलवेट। अगर ये एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, इस तरह से ओवरलैपिंग है, एंड पर ये ओवरलैप कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं ट्विस्टेड। अगर फिक्स्ड मैनर में नहीं है तो इम्ब्रिकेट भी बोलते हैं, जहां पर कुछ पेटल ओवरलैप कर रहे हैं, कुछ वेलवेट है, मतलब मिक्स है इन दोनों का, तो इम्ब्रिकेट भी कह सकते हैं। तो एस्टिवेशन ज्यादातर इनमें वेलवेट और कुछ केसेस में इम्ब्रिकेट टाइप का होता है। इसके अलावा कोरोला की बात करते हैं, यानी पेटल्स की बात। ये भी देखो कितने नंबर में, 5 है,
पॉलीपेटल्स है यानी बहुत सारे नंबर में वो फ्री है, और वेरियसली कलर, हम सब जानते हैं भाई फूल की पंखुड़ियां बहुत कलर्स में पाई जाती है, और ये ज्यादातर इनमें कलर्स इसलिए होता है ताकि ये आसानी से पॉलिनेटर को अपने तरफ खींच सके। नेक्स्ट आता है तीसरा पार्ट, एंड्रोइशियम। एंड्रोइशियम किसको बोलते हो? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को। तो यहाँ पे बहुत सारे इनफाइनाइट सेमेन, मतलब ऐसा सिंबल हम यूज करेंगे, इनफाइनाइट। और पॉलीएंड्रस होते हैं, ढेर सारे होते हैं नंबर में। एंड्रस क्यों वर्ड है? क्योंकि एंड्रोइशियम मतलब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, पॉली मतलब ढेर सारे होते हैं, तो पॉलीएंड्रस है। और स्पाइरली अरेंज्ड है थैलेमस पे। एंथर जो है एडनेट है, डाइथीकस है। एंथर जो होता है वो दो सेक्शन में ऐसे जब डिवाइडेड होता है उसको हम बोलते हैं डाइथीकस होता है, एक्सट्रोस होता है, और एक लॉन्ग सा डेहिसेंस होता है। लॉन्ग डेहिसेंस मतलब ये वो लाइन है जहां से एंथर खुलता है, और एंथर जब खुलता है तो अंदर से पॉलिन ग्रेन्स निकलते हैं, तो वो चीज आपको इधर दिखेगी, ठीक है ना। तो ये चीज है। अब लास्ट आता है गाइनोइशियम। फ्लावर के डिस्क्रिप्शन में ज्यादातर ये भी पॉलीकार्पलरी यानी बहुत सारे नंबर में आपको गाइनोइशियम मिलने वाला है, और यहाँ पर कुछ डेफिनेट नंबर में भी कुछ में हो सकते हैं, जैसे डेल्फिनियम में एक भी है, 3 से 5 एकोनिटम में है, और एपोकार्पस है। एपोकार्पस मतलब यहाँ पे क्या हो गया, फ्यूज्ड नहीं है सारे जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। कार्पस वर्ड कार्पल से निकला है, कार्पल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को कहते हैं, फ्री है ये। रेयरली सिनकार्पस है, सिनकार्पस मतलब फ्यूज्ड, तो कई बार आपको फ्यूज्ड मिल सकते हैं, लेकिन नाइजेला वगैरह में। ओवरी कैसी है? सुपीरियर है, मतलब ओवरी की पोजीशन सबसे ऊपर है, हाइपोगाइनस टाइप का है। प्लेसेंटेशन, एक आखिरी टर्म, प्लेसेंटेशन क्या होता है? प्लेसेंटेशन का मतलब होता है बेटा अरेंजमेंट ऑफ सीड। सीड का अरेंजमेंट कैसा है? अगर यहाँ पर देखा जाए तो अगर सारे सीड्स एक मार्जिन पर पाए जाएं तो इसको बोलते हैं मार्जिनल प्लेसेंटेशन। जैसे कि आप मटर में देखते हो, मटर में सारे सीड एक लाइन में होते हैं ना, तो मार्जिनल होता है। यहाँ पर भी देखो मार्जिनल प्लेसेंटेशन। कुछ केसेस में जो सीड है वो एकदम सेंटर में होते हैं, जैसे नींबू वगैरह में, तो इसको एक्साइल प्लेसेंटेशन कहते हैं। खीरा में देखोगे तो सारे जो सीड्स होते हैं वो साइड से निकलते हैं, तो उसको पेराइटल बोलते हैं। तो डिफरेंट टाइप के प्लेसेंटेशन होते हैं। प्लेसेंटेशन मतलब सीड का अरेंजमेंट, इनफ्लोरेसेंस मतलब फ्लावर का अरेंजमेंट, और अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा एस्टिवेशन यानी सेपल और पेटल का अरेंजमेंट। तो ये सब याद रखने वाली चीज है। तो इतना कुछ था बच्चों आपको फ्लावर में, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोइशियम और गाइनिशियम। लास्ट में आता है फ्रूट और सीड्स। फ्रूट्स में अगर देखा जाए तो ये साथ में भी हो सकते हैं, और साथ ही साथ फॉलिकल्स में भी रह सकते हैं, बेरी टाइप, कैप्सूल टाइप, डिफरेंट टाइप्स के फ्रूट है बेटा, तो ये डिफरेंट टाइप्स में पाए जा सकते हैं। सीड्स की बात करें तो सीड में कई बार होता है एंडोस्पर्म रहता है, कई बार नहीं रहता है। अगर एंडोस्पर्म रहता है तो सीड को एंडोस्पर्मिक या एल्ब्यूमिनस बोलते हैं, और सीड में एंडोस्पर्म नहीं रहता है तो एक्सएल्ब्यूमिनस या नॉन एंडोस्पर्मिक कहते हैं। क्वेश्चन ये उठता है कि एंडोस्पर्म होता क्या है? एंडोस्पर्म वो पोर्शन है जो सीड यूज करता है अपने डेवलपमेंट के लिए। कई बार होता है कि वो डेवलपमेंट के दौरान इस न्यूट्रिशन को ले पूरी तरह से ले लेता है, कई बार होता है कुछ बच जाता है। जब बच जाए सीड में तो एंडोस्पर्मिक या एल्ब्यूमिनस, और ना बचे पूरी तरह से सीड के डेवलपमेंट में इस्तेमाल हो जाए तो एक्सएल्ब्यूमिनस या नॉन एंडोस्पर्मिक। तो एंडोस्पर्म यहाँ पर छोटा सा ऑयली सब्सटेंस होता है। एम्ब्रियो में पॉलिनेशन इंसेक्ट के जरिए यानी एंटोमोफिली होती है, एंटोमो यानी इंसेक्ट्स होता है, ठीक है। एनिमोफिली भी हो सकती है यानी विंड के जरिए भी पॉलिनेशन हो सकता है। एनिमो मतलब विंड होता है, तो विंड और इंसेक्ट के जरिए इनका पॉलिनेशन होता है। आखिरी पार्ट देखो आ गया फ्लोरल फॉर्मूला, यही तो मैं इतना देर से बता रही थी, लेकिन अब उसकी ये समरी आ गई हमारे सामने, ठीक है ना। जो अभी हमने फ्लावर के बारे में पढ़ा उसकी देखो ये पूरी समरी आ गई हमारे सामने। अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि सबसे पहला देखो ये सिंबल बना है प्लस का, इसका मतलब क्या है? ये सिमेट्री का सिंबल है बच्चों। किसका सिंबल है? सिमेट्री। याद करो अभी हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था सिमेट्री कैसा है इनमें? एक्टिनोमॉर्फिक है, मतलब कहीं से भी इस सेंटर से पास होते इस फ्लावर को कट करेंगे तो मल्टीपल हाफ में ही कट हो जाएगा। अगर जाइगोमॉर्फिक होता ना तो परसेंटेज का सिंबल लगता, इस तरह का सिंबल ऐसा, ठीक है। हालांकि एक्टिनोमॉर्फिक है। के मतलब क्या है बेटा? के मतलब है कैलिक्स यानी कि सेपल, जो कि 4 से 5 है नंबर में, ठीक। देखो पूरा जो हमने फ्लावर के बारे में पढ़ा ना उसको एक लाइन में दिया हुआ है। मैं चाहती हूँ कि आप इसी को याद कर ले जाए। जब ये याद कर ले जाएंगे तो बड़े आसानी से इसके बारे में आप लिख डालेंगे लॉन्ग आंसर में, है ना। जब यही नहीं याद होगा तो क्या लिखेंगे? जब याद ही नहीं है कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोइशियम कितना था उस फैमिली में, तो कैसे डिस्क्रिप्शन लिखेंगे? इसलिए ये याद करना जरूरी है। कोरोला जिसको आप लोग सी से रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल में,
कैलिक्स और कोरोला दोनों सी से शुरू होता है, इसलिए कैलिक्स को के से दर्शाया जाता है और कोरोला को सी से, जो कि अगेन 5 है। 4 to 5 कैलिक्स कोरोला दोनों होते हैं, इसलिए पूरा इमेज दिखा के आपको दिखाया है मैंने। तो ज्यादातर कैलिक्स कोरोला, ज्यादातर फैमिलीज में 5 होगा। अब आता है ए। ए क्या है बेटा? ए है एंड्रोइशियम, यानी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। पहले हमने देख लिया था इनफाइनाइट, ढेर सारे नंबर में होता है एंड्रोइशियम, इसीलिए देखो आगे इनफाइनाइट का सिंबल बना है। और लास्ट में गाइनोइशियम, जिसको हम जी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये लिखा है गाइनोइशियम। ये टोटल कितना है बेटा? इनफाइनाइट इन नंबर है ये भी। तो ये पूरा इसका फ्लोरल फॉर्मूला है, ठीक है ना। तो ये पूरा डिस्क्रिप्शन दे रहा है, सिमेट्री हो गई, कैलेक्स हो गया, कोरोला हो गया, एंड्रोइशियम हो गया और गाइनोइशियम हो गया। तो ये सब हमने पढ़ लिया था, समझ आया बेटा? तो ये था हमारा पूरे फैमिली का डिस्क्रिप्शन। आपको अच्छे से जो इसके बाद याद हो जाना चाहिए वो है, सबसे पहला वेनेशन यानी वेन्स का अरेंजमेंट, दूसरा फिलोटैक्सी यानी कि लीफ का अरेंजमेंट, और इसके टाइप्स भी याद करने होंगे आपको, जो मैंने अभी बताया, एक्सप्लेन किया पूरे वीडियो में, आज हमने यही डिस्कस किया है। तो ये इंट्रोडक्शन था, पहला पार्ट है, इसलिए इसमें सारी चीजें एक्सप्लेन की है। हर फैमिली के डिस्क्रिप्शन में सब पे डिटेल में इतना नहीं जाऊंगी, ठीक है ना। तो ये चीजें इसीलिए पहली क्लास में बता दी। फिलोटैक्सी, फिर आपने पढ़ा फ्लावर्स का अरेंजमेंट, इनफ्लोरेसेंस, उसके बाद आपने चौथा पढ़ा फिलोटैक्सी, वेनेशन, इनफ्लोरेसेंस, फिर आपने पढ़ा प्लासेंटेशन, चलो सीड का अरेंजमेंट पढ़ा, ठीक है। और क्या पढ़ा? क्या छूट रहा है मुझसे? एस्टिमेशन, यस, सेपल और पेटल का अरेंजमेंट। तो ये इतनी चीजें आपको पूरी तरह से क्लियर हो जानी चाहिए इसके टाइप्स के साथ, तभी आप फैमिलीज के बारे में इनके बारे में लिख पाएंगे। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात कर लेते हैं। तो जो रेनिनकुलेसी फैमिली है, इनका ऑर्नामेंटल वैल्यू है, यानी कि साज सजावट के लिए फ्लावर्स यूज होते हैं। रेनिनकुलस देखो, जिसको बटरकप बोलते हैं, वर्जिनस फ्लावर भी है, क्लेमाटिस जो है, एनोमोन है, डेल्फिनियम है, डिफरेंट फ्लावर्स आते हैं जो साज सजावट के लिए इस्तेमाल होते हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो मेडिसिनली भी इंपॉर्टेंट है, यानी इनसे मेडिसिन बनती है, जैसे क्लेमाटिस है, इससे लेप्रोसी और ब्लड डिजीज को क्योर किया जाता है। एक्ोनिटम है, इससे एक ड्रग निकलता है एकोनाइट, जिससे यहाँ पे रूमेटिज्म यानी कि हड्डियों के जोड़ों के दर्द को ठीक किया जाता है। उसके अलावा रेनिनकुलस एरवेंसिस जो है, इसके जूस को फीवर वगैरह के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नाइगेला सटाइवा है, इसके सीड्स का इस्तेमाल फीवर को सही करने में, कफ एस्थमा सही करने में इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो ये सब कुछ था बच्चों हमारे इस पूरे फैमिली में। बटरकप फैमिली जैसे हमने कहा, रेनिनकुलेसी फैमिली कहा। आपको शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में यही पूछ सकता है, व्हाट इज बटरकप फैमिली, किसे बोलते हैं, तो याद रखेंगे रेनिनकुलेसी। शॉर्ट फॉर्म में सिर्फ फ्लोरल फॉर्मूला भी पूछ सकता है, जैसे आप बताओगे कैलेक्स 4 to 5 इन नंबर, कोरोला 5 इन नंबर, एंड्रोइशियम इनफाइनाइट, एंड गाइनोइशियम जो है वो भी मल्टीपल और इनफाइनाइट इन नंबर। तो ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है। सिमेट्री भी याद रखेंगे, एक्टिनोमॉर्फिक है। लॉन्ग आंसर में पूरा डिस्क्रिप्शन ही बोलेगा राइट अबाउट द रेनिनकुलेसी फैमिली। तो आपको शुरुआत किससे करनी होगी? रूट से, रूट स्टेम लीफ फ्लावर, फ्लावर में कैलेक्स कोरोला एंड्रोइशियम गाइनोइशियम, फिर फ्रूट सीड्स, ठीक है। और लास्ट में इसका फ्लोरल डायग्राम जरूर बनाएंगे बेटा, एक तो फॉर्मूला और दूसरा इंपॉर्टेंट जो है ना वो इसका फ्लोरल डायग्राम। अब देखो ये पूरा फ्लोरल डायग्राम, इसको जरा मैं इधर एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो सबसे पहले आपने पढ़ा कि जो कैलेक्स है वो टोटल 5 इन नंबर है, तो ये मैंने बना दिया कैलेक्स, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। अब अंदर इसके कौन था? पेटल्स, वो भी 5 इन नंबर थे, ये बन गया पेटल्स 1 2 3 4 5। उसके अंदर क्या मैंने एंड्रोइशियम का, एंड्रोइशियम यानी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, इसको इस तरह से दिखा देंगे, ढेर सारा बनाऊंगी, क्यों? क्योंकि अभी हमने पढ़ा एंड्रोइशियम इज इनफाइनाइट इन नंबर, तो इनफाइनाइट इन नंबर है तो ढेर सारा एंड्रोइशियम, और अंदर ढेर सारे गाइनोइशियम भी होते हैं। तो यही चीज आपको यहाँ पर इमेज में दिख रही है। तो एंड यहाँ पर देखो कैलेक्स है 1 2 3 4 5 कैलेक्स, अंदर देखो कोरोला है, और उसके अंदर देखो ढेर सारे डॉट दिख रहे हैं एंड्रोइशियम, और अंदर की तरफ गाइनोइशियम है, ठीक है ना। इस तरह से इसके डायग्राम्स को बनाया जाता है। तो इसके अंदर ये इनफाइनाइट नंबर रहता है। तो ये फ्लोरल डायग्राम है, वो जो आपने एक लाइन का पढ़ा वो फ्लोरल फॉर्मूला था। यही चीज आपको हर फैमिली के बारे में अच्छे से याद कर ले जानी है।
कैसा लगा आज का वीडियो बताएंगे बच्चों, और हमारे इस नोटबुक बैच के साथ जरूर जुड़ जाएंगे। इसके अंदर आपको सारी क्लासेस की वीडियोस मिलेंगे, सारे टॉपिक्स इसमें डिटेल में डिस्कस किए हैं। बेहतर तैयारी आप अपने एग्जाम्स की अगर करना चाहते हैं, अपकमिंग सेमेस्टर एग्जाम की, तो हमारे इस बैच के साथ जरूर जुड़िए बच्चों। आपको इसमें एक बार में ही सारी क्लासेस मिल जाएंगी, तो आपको कोई टेंशन नहीं लेना है कि आपके कितने क्लासेस चली हो पाएगा कि नहीं, कोर्स कंप्लीशन का इशू वगैरह कुछ भी ऐसा नहीं रहने वाला है। तो बच्चों आज के इस क्लास में इतना ही। जाने से पहले टीएनएस एजुकेटर आप जरूर डाउनलोड कर लेंगे। आज के इस क्लास का जो पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगा, और कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे इन्फॉर्म करके आप सारी चीजें पूछ सकते हैं। कैसा लगा आज का वीडियो जरूर कॉमेंट करके बताएंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करेंगे, चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे। थैंक यू, और वेट करेंगे अंटिल जब आपका नेक्स्ट वीडियो आ जाता है, जो कि हम इसी यूनिट से और भी टॉपिक के वीडियोस और भी फैमिलीज का डिस्क्रिप्शन आपके सामने लाएंगे। आज इतना ही रहेगा। थैंक यू।